नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ द सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ऑफ स्टैंडर्ड 11th। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक करा था वो करा था डाल्टन के 5 लॉ और डाल्टन थ्योरी। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं, आप गेस करिए क्या टॉपिक हो सकता है। आज बहुत छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना हमारी केमिस्ट्री चल नहीं सकती है और आगे हम बढ़ नहीं सकते हैं। ऐसा कौन सा टॉपिक है हमारा? आज हम पढ़ने वाले हैं ये 3 टॉपिक, डेट इज़ द एटॉमिक मास, मोलर मास एंड एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए दोस्तों, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ 11th स्टैंडर्ड का हम टॉपिक कर रहे हैं। और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है एटॉमिक मास। एज ऑलरेडी लिखा हुआ है एटॉमिक मास। क्या होता है एटॉमिक मास? हमें पता है केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं, कम से कम 118 एलिमेंट्स केमिस्ट्री के अंदर हैं। अब देखिए, एटम इतना स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है जो हम नेक्ड आइज के थ्रू भी नहीं देख पाते हैं। तो आपको क्या लगता है उस एटम का मास कितना होगा? ऑब्वियसली अगर एटम इंडिविजिबल है तो उसका एटॉमिक मास भी क्या होगा? बहुत कम, बहुत थोड़ा, जो शायद ही हम मेजर कर सके। पर देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू मेजर द एटॉमिक मास। अभी क्या है, एटॉमिक मास अगर हम कार्बन का बोलें, एटॉमिक मास अगर हम नाइट्रोजन का बोलें, एटॉमिक मास अगर हम ऑक्सीजन का बोलें, दीज आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल एटम। और हमें पता है कि इनका मास भी क्या है? बहुत थोड़ा सा, जो शायद हमारे लिए मायने भी नहीं रखता है। पर अगर इंडिविजुअल एटॉमिक मास अगर आपको जानना है तो वो हम क्या करते हैं, उसका मास जो है वो हमने रिलेटिव मास की फॉर्म में देना होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास की फॉर्म में। अब ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास आपको है बताया गया है कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो होता है कार्बन के साथ। हमें पता है कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो लिविंग के अंदर भी होता है और नॉन लिविंग के अंदर भी होता है। तो ये डिसाइड हो चुका था कि किसी भी इंडिविजुअल एटम का मास अगर हम मेजर करने जाएंगे और हमने जो ढूंढ के रखा हुआ है एटॉमिक मास, वो किसके रिलेटिव होगा? वो होगा 1/12 ऑफ कार्बन एटम। अब ये 1/12 कार्बन एटम क्या है? इट इज़ आइसोटोप्स। कार्बन 12 जिसका एटॉमिक नंबर तो 6 ही है बट मास नंबर 12 है, उसका 1/12 हिस्सा हमने किसी भी एटम के रिलेटिव लेना है, जिसके कारण हम सामने वाले एटम का एटॉमिक मास क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। और वो हमने मेजर कर लिया। अब देखिए, एटॉमिक मास अगर आप कार्बन का बोलें तो वो 12 है, अगर आप नाइट्रोजन का बोले तो वो हम 14 लेते हैं, अगर आप हाइड्रोजन का बोलें तो वो 1 है, अगर आप लिथियम का बोलें तो वो 7 है। तो ये सब जो एटॉमिक मास ऑफ ऑल टाइप ऑफ एटम्स जो हमें पता चले हैं, ये हमने इस कार्बन के रिलेटिव ही क्या करे हैं? पता करे हैं। क्योंकि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट था उस टाइम के अंदर जो ये बोला गया था कि वो एलिमेंट्स जो है कार्बन वो लिविंग के अंदर भी है और नॉन लिविंग के अंदर भी है। तो एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके कंपैरेटिवली हम अदर एटम्स का मास क्या कर सके? पता कर सके। तो कार्बन को स्टैंडर्ड मान के हमने अदर एलिमेंट्स का, अदर एटम का एटॉमिक मास वहाँ पे मेजर करा। और उस एटॉमिक मास को, उस मास को जो एटम्स का इंडिविजुअल मास है, उसको हमने नाम दे दिया एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास जो है उसके बाद फर्दर एक टाइप का और मास आया जिसको हमने मोलर मास बोला, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास का नाम ही दूसरा क्या है? मॉलिक्यूलर मास। पर उससे पहले आइए जानते हैं कि यूनिट क्या हो सकते हैं। मैंने एक एटम का मास पता करा है, नाइट्रोजन का, लिथियम का करा है, सोडियम का करा है, मैग्नीशियम का करा है। ऐसे 118 एलिमेंट्स जो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर पाए जाते हैं जिनका इंडिविजुअल मास है, तो उनके लिए यूनिट भी तो कोई होगा ना। किस यूनिट के अंदर हम एटॉमिक मास को पता करें, तो उस यूनिट को हमने यू माना। फिर एक टाइम पे ये जो यूनिट था ये AMU के नाम से जाना जाता था, जिसको बोलते हैं एटॉमिक, M से मास और U से यूनिट, तो इसका नाम डाल दिया एटॉमिक मास यूनिट। अब हम इसको ग्राम की फॉर्म में भी ले लेते हैं और U की फॉर्म में भी नोट कर देते हैं। U मीन्स यूनिट और ग्राम मतलब ग्राम। तो एटम का इंडिविजुअल मास जो हमने रिलेटिवली कार्बन 12 के द्वारा मेजर करा है, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास, किसी सिंगल एटम का मास। अब हमारे जो दूसरा है हमारा
मोलर मास। अभी एटम के बाद एक और टाइप का मास जो हमने पढ़ना है, जो हमारे काम का है, जो हमें न्यूमेरिकल्स के अंदर बड़ी काम आने वाली चीज़ है, इसके बिना हम न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे, वो हमें करना पड़ेगा। अभी वो दूसरा जो टाइप का मास है उसका नाम है मोलर मास। अभी हम करेंगे मोलर मास। देखिए, एक है मोलर मास, मोलर मास भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। देखिए यहाँ पे एक बताया गया है डायग्राम। हमें ये तो पता है कि एटॉमिक मास क्या है, जो हमने एवरेज एटम का लिया है, बट आपको पता है कि जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो हमारे न्यूक्लियस के कारण होता है। और न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम। सेंटर ऑफ एटम, किसी भी एटम के सेंटर में पाया जाने वाला न्यूक्लियस जो होता है वो कैरी करता है उसका मास। अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियस ड्रॉ करूँ जो कि हमारा पॉजिटिव चार्ज का होता है, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और साथ में एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। ये है हमारा फर्स्ट शेल। अभी ये जो एटम का मास है, एटम का मास है जो, वो किसके कारण है? हमारे प्रोटॉन्स के कारण और न्यूट्रॉन्स के कारण। और इस फिगर में यही बताया गया है कि किसी भी एटम का मास जो होता है वो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है, और टोटल उस मास को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। अभी इसके बाद आ जाओ एग्जाम्पल की तरफ। जैसे कार्बन की एग्जाम्पल दी है यहाँ पे। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और उसमें 6 प्रोटॉन ही होते हैं और 6 न्यूट्रॉन ही होते हैं, जिसके कारण उसका मास नंबर क्या हो जाता है? 12 एटॉमिक मास यूनिट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला भी जान लेते हैं। किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है वो होता है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। अगर इसमें से आपको कोई भी एक चीज़ पता है और दो आपको गिवन है, तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस गिवन एटम का मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक मास। अब हम बात कर रहे थे एटॉमिक मास के बाद मॉलिक्यूलर मास की। तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, बट मॉलिक्यूलर मास के अंदर बस इतना ही फ़र्क होता है कि मॉलिक्यूलर मास के अंदर आपने एटम्स का नंबर क्या लेना होता है? ज़्यादा लेना होता है। मॉलिक्यूलर मास में नंबर ऑफ एटम्स मोर देन 1 होते हैं, जिसके कारण वो क्या फॉर्म करता है? मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। तो आइए देखते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या चीज़ है। मोलर मास, मोलर मास मीन्स मास ऑफ individual atom, individual atoms present in a molecule, molecule। the number of atoms जो present होते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ एग्जांपल दैट इज वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें हमारे पास दो क्या है? हाइड्रोजन है, और एक क्या है? हमारे पास ऑक्सीजन है। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो आइसोटोप्स भी फॉर्म करता है, और उसमें एक ही उसका क्या है? एटॉमिक नंबर है, और एक ही उसका मास नंबर है। तो 2 हाइड्रोजन के हिसाब से इसका मास हो गया 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर होता है 12। तो 2 + 12 सॉरी 16, इसका होता है 8 एटॉमिक नंबर और मास नंबर 16, डबल अप्रोक्सीमेट। अब देखो ये 16 और ये 2 जब जुड़ेंगे तो वाटर का मास आ जाएगा 18। ऐसे ही आप एग्जांपल ले सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसमें कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का मास होता है कितना? 16। बट क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये आ गया 32 + 12 दैट इज इक्वल टू 44 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट भी ले सकते हैं, और आप इसको बाद में ग्राम में भी क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। तो मॉलिक्यूलर मास के अंदर हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, ये डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर। कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं आपके एक मॉलिक्यूल के अंदर, फिर आप उनका मास को क्या करोगे? एडिशन करके आप फाइनल मास आपको पता लग जाएगा। एटॉमिक मास यूनिट के अंदर भी आप एक मॉलिक्यूलर का मास लिख सकते हो, और ग्राम के अंदर भी आप लिख सकते हो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। चलिए
ये तो बड़े इजी टॉपिक थे और बहुत सारे आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, इट हैज़ एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर अप्रोक्सीमेट हम डबल लेके चलते हैं, दैट इज़ 14 एंड हाइड्रोजन हैज़ एटॉमिक नंबर 1 और 3 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो 3 × 1, तो आपका टोटल मास 14 + 3 करके आ जाता है 17, मीन 17 एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम। तो ईच इंडिविजुअल एटम हैज़ टू बी पार्टिसिपेटेड इन द टोटल मॉलिक्यूलर मास। तो टोटल मॉलिक्यूलर मास के अंदर आपका हर इंडिविजुअल एटम जो है वो पार्टिसिपेट करेगा ये देखने के लिए कि मास कितना है एक मॉलिक्यूल का। सो अगर आपको डिफरेंस क्रिएट करना है एटॉमिक मास के अंदर और मॉलिक्यूलर मास के अंदर, तो मेन डिफरेंस यही है कि एटॉमिक मास ऑब्वियसली कम होगा एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर मास के, क्योंकि एटॉमिक मास के अंदर एक इंडिविजुअल एटम का ही आप मास देखोगे, बट मॉलिक्यूलर मास के अंदर नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, द मॉलिक्यूलर मास ओनली डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल एटम एंड द एडिशन ऑफ इंडिविजुअल एटम के मास के ऊपर, और ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास हमेशा ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू द एटॉमिक मास। सो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज एम्पिरिकल वर्सेस मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमें पता है कि केमिस्ट्री जो होती है, आधी केमिस्ट्री तो डिपेंड करती है हमारे केमिकल फार्मूलेज के ऊपर, बट आपको भी पता है कि केमिकल फार्मूला जो होते हैं वो हमको दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ा है। एक सिंपल रेशो के लिए डिवाइड करना पड़ता है, एक जो एक्चुअल फार्मूला है, एक एम्पिरिकल फार्मूला जिसको बोलते हैं, एक जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ से देखिए। मान लो कि मेरे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है 6C6H12O6। ये क्या एग्जिस्टेंस बताता है? ये बताता है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर 6 कार्बन हैं, 12 हाइड्रोजन हैं और 6 क्या है ऑक्सीजन। ये जो एक्चुअल रेशो ऑफ एटम प्रेजेंट होती है हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करता है, डिनोट करता है। बट यही रेशो अगर मेरे को सिंपल होल नंबर रेशो में लेके आनी है, सिंपल रेशो में कन्वर्ट करना है, होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इस सिंपल रेशो को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1:1, क्योंकि 6, 12 और 6 एक ही टेबल के ऊपर सिंपल रेशो डिवाइड करके दे सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ C1H2O1। अगर मैं इस फॉर्मूले को CH2O की फॉर्म में लिख देती हूँ तो ये एम्पिरिकल फार्मूला हो जाता है। पर अगर यही फार्मूला एक्चुअल रेशो में आता है जो मेरे को ये बताएगा हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअली, तो वो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करेगा, डिनोट करेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस चीज़ के लिए जो आपको बताएगा कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या डिफरेंस है। मान लो मेरे पास एग्जांपल है बेंजीन की, डेट इज C6H6। इसमें 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ये एक्चुअली बेंजीन का ओरिजिनल फार्मूला है जिसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बोलते हैं। अगर मेरे को इसको सिंपल रेशो में लेके आना है तो 6 के टेबल के ऊपर डिवाइड करने के बाद ये रेशो मेरे को मिलेगी ऐसे C और H। तो दिस इज अ एम्पिरिकल फार्मूला फॉर बेंजीन। जो ओड नंबर के अंदर एटम प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, वो कभी भी एम्पिरिकल फार्मूला क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मान लो मेरे पास रस्ट का फार्मूला है Fe2O3। देखिए ए का नंबर है आयरन में 2 और ऑक्सीजन का नंबर है 3। क्या मैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्रिएट कर सकती हूँ? कभी भी नहीं, क्योंकि ना तो ये एक टेबल के ऊपर सिंपल रेशो में आएंगे और ना इनको मैं फ्रैक्शन के ऊपर 2 टाइम लिख सकती हूँ कि आपका आयरन 2 है, आपका ऑक्सीजन 3 है, तो इसको लिखना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला कभी भी फॉर्म नहीं कर सकता। एम्पिरिकल फार्मूला हमेशा वही बनेगा जिसमें सिंपल रेशो में कन्वर्ट होने की कुछ पॉसिबिलिटी होती है। इसकी और बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। मान लो एग्जाम्पल ले लो C2H2 जिसको हम बोलते हैं एसिटाइलिन। एसिटाइलिन को भी हम सिंपल एम्पिरिकल फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे। देखिए एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये C2H2 दे देगी दोबारा से, डेट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिलीन। तो ये है हमारा मॉलिक्यूलर और ये है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला जो कि हमें 11th स्टैंडर्ड के अंदर क्या आएगा, कैलकुलेट करने के लिए भी आता है। ये जो यूजुअल टर्म्स थी ये हमें इसलिए पढ़नी ज़रूरी थी क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक के अंदर हमारा एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज़ होने वाले हैं। तो ये टर्म जो थी वो इंट्रोड्यूस करने के लिए ही यहाँ पर मैंने आज करी हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।